हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्न बोधात्। उठो जागो और श्रेष्ठ लोगों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। यही हमारी संस्कृति और यही हमारे वेद भी कहते हैं। इसलिए आइए, आज आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। मैं डी लाल, लेक्चरर GRV इंटर कॉलेज राट, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से। आज आपको यूपी बोर्ड में हम ये कक्षा 11 हिंदी खंड का गद्य भाग है और पाठ 3 भारतीय साहित्य की विशेषताएं। ये आर्ट साइड के जो कला वर्ग के अर्थात साहित्यिक हिंदी जो बच्चे अध्ययन करते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भारतीय साहित्य की विशेषताएं, इसके लेखक श्याम सुंदर दास जी हैं और इसमें 3 PDF बनाई गई, 3 लेक्चर हैं, जिससे पहला लेक्चर आज हम आपको इसका अध्ययन करेंगे। और इसके पहले आपने महाकवि माघ का प्रभात वर्णन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, उनके पाठ पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे गए थे, उन प्रश्नों के आप उत्तर कैसे दिए हैं। और अगर आपको उसमें कहीं समस्याएं आई हैं तो ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप नोट करें और हम आपका समाधान करेंगे। और यदि आपके कोई क्वेश्चन हैं तो उसको तत्काल ही आप, चाहे आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप उससे हम पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर भी देंगे। और आइए, आज आपको हम ये भारतीय साहित्य की विशेषताएं आचार्य श्याम सुंदर दास जी द्वारा विरचित है। बहुत ही सुंदर, आपके लिए जैसे नाम है इनका श्याम सुंदर, वैसे ही इन्होंने बहुत ही सुंदर यह ललित निबंध और विचारात्मक है, वर्णनात्मक है। भारतीय साहित्य की क्या क्या समस्याएं हैं, हमारा जो साहित्य है इस साहित्य पर लेखक के क्या विचार हैं, कैसे कैसे हमारे लोगों ने साहित्यों की रचना की है और कहाँ से किया है, कहाँ से इन साहित्यों को, उनको रचने का, साहित्य की रचना करने का उन्हें ये ज्ञान कहाँ से मिला, इस बात की जानकारी आपको इस पाठ के अंतर्गत दी गई है। तो आइए पूरे मन के साथ, हर्षोल्लास के साथ, हंसी खुशी के साथ आइए आज जुड़ते हैं और अध्ययन करते हैं भारतीय साहित्य की विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं, आइए जुड़ते हैं। तो पहले आप जो है भारतीय साहित्य की विशेषताओं का अध्ययन करने से पहले पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय साहित्य की विशेषताओं के लेखक महावीर ये हैं श्याम सुंदर दास जी। तो श्याम सुंदर दास जी की ये पहला भाग है। तो पहला भाग के अंदर श्याम सुंदर दास जी का जीवन परिचय आपसे पूछा जाएगा और जीवन परिचय का हम विशद वर्णन करेंगे, बताएंगे कि श्याम सुंदर दास जी का जन्म, इनके माता पिता, इनकी शिक्षा दीक्षा और कैसे इन्होंने साहित्य में कौन कौन सी रचनाएं की हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा ये श्याम सुंदर दास जी का साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय के अंतर्गत आपको साहित्य के प्रति इनकी क्या योगदान रहा है, उसके साथ ही इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, इस पर आधारित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जो सामान्य हिंदी के नहीं बल्कि साहित्य हिंदी के जो अध्येता हैं, हमारे जो पाठक हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत ही आवश्यक है कि श्याम सुंदर दास जी की भाषा शैली एवं शैलीगत, इनकी साहित्यगत विशेषताएं, साहित्यिक विशेषताएं, इस पर आप प्रश्न है। और आइए इसको पूरे मन के साथ पहले अध्ययन करते हैं। पहले आप देखिएगा, बहुत सुंदर ये श्याम सुंदर दास जी का आप चित्र देख रहे हैं। श्याम सुंदर दास जी का जीवन परिचय पहले अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, श्याम सुंदर दास जी का जीवन परिचय लिखिए। तो जीवन परिचय आइए शुरू करते हैं। पहला देखिएगा, द्वितीय युग के महान साहित्यकार बाबू श्याम सुंदर दास, ये द्वितीय युग के महान साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। अर्थात ये द्वितीय युग के महान साहित्यकार बाबू श्याम सुंदर दास जी का जन्म कहाँ पे हुआ, काशी में। देखिएगा सन 1850 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भी जन्म 1850 ईस्वी में काशी में ही हुआ था, गोपाल चंद्र गिरधर दास जी के यहाँ। और इसी तरह से दूसरा पाठ आपने जब पढ़ा तो महाकवि माघ का प्रभात वर्णन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इनका भी जन्म आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिला के ये दौलतपुर गाँव में इनका जन्म हुआ था। और इसी तरह से आज आप अध्ययन कर रहे हैं बाबू श्याम सुंदर दास जी का। तो 1850 और 1886, वो 1864 और आज आप देख रहे हैं 1875 ईस्वी में ये श्याम सुंदर दास जी का जन्म काशी के बहुत ही प्रसिद्ध खत्री परिवार में सन 1875 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। बाल्यकाल बड़े ही सुख और आनंद से इनका बीता। हाँ, आप इतना ध्यान भी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भी बहुत धन धान से संपन्न वैभवशाली एक वैश्य परिवार में उनका जन्म हुआ। इसी तरह से दूसरा पाठ आपने जो अध्ययन किया हिंदी गद्य में,
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। ये भी ब्राह्मण परिवार में बहुत ही वैभवशाली और धन धान से संपन्न ये ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। दूसरा, आज ये तीसरा पाठ आप पढ़ रहे हैं, बाबू श्याम सुंदर दास जी का जन्म। तो ये खत्री परिवार के, काशी के बहुत ही प्रसिद्ध रईस परिवार में इनका जन्म हुआ और बाल्यकाल, इनका बचपन जो है बहुत सुख और आनंद से बीता। सर्वप्रथम इन्हें संस्कृत की शिक्षा दी गई। कैसी शिक्षा दी गई? संस्कृत की। जैसे कि आपने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म के बारे में आपने पढ़ा, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव से शुरू हुई थी और जब ये मिडिल स्कूल, ये जब जिला स्कूल में पढ़ने लगे तो वहाँ पर इनको संस्कृत पढ़ने का नहीं मिला, तो उन्होंने संस्कृत की जगह पे फारसी का अध्ययन किया था। आज यहाँ पर आप देख रहे हैं बाबू श्याम सुंदर दास जी को। सर्वप्रथम इनकी जो शिक्षा शुरू हुई वो प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत भाषा से शुरू हुई। इसके पश्चात परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हुए सन 1897 में, देखिए 1875 ईस्वी में इनका जन्म, सन 1897 ईस्वी में इन्होंने बीए पास कर लिया। और जब इन्होंने बीए पास किया, उस बाद में आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण, अब इनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति कुछ गड़बड़ हुई, तो चंद्रप्रभा एक प्रेस था, प्रिंटिंग प्रेस, जहाँ पर पत्र पत्रिकाएं छपती थीं। प्रेस में 40 रुपये मासिक पर नौकरी करने लगे। अब बताइए, आप सोचिए कि 40 रुपये इनको महीने का मिलता था, उस समय इन्होंने प्रेस में नौकरी कर ली। इसके बाद काशी के हिंदू विश्वविद्यालय में, ये हिंदू स्कूल में, इन्होंने सन 1899 ईस्वी में कुछ दिनों तक अध्यापन का भी कार्य किया है। क्या काम किया? अध्यापन का। तो देखिए, सन 1850 में इनका जन्म हुआ और सन 1897 ईस्वी में इन्होंने बीए पास किया। इसके बाद 40 रुपये में इन्होंने चंद्रप्रभा प्रेस में, कौन सा प्रेस है? चंद्रप्रभा प्रेस में इन्होंने नौकरी की और काशी स्कूल में इन्होंने सन 1899 ईस्वी में कुछ दिनों तक अध्यापन का कार्य, अर्थात ये अध्यापक रहे। इसके बाद लखनऊ के कालीचरण हाई स्कूल के में प्राध्यापक हो गए। लखनऊ में जो कालीचरण इंटर कॉलेज है, उस पहले हाई स्कूल था, वहां पर ये प्राध्यापक हो गए और इस पद पर 9 साल तक काम किया, 9 वर्ष तक कार्य किया और 16 जुलाई सन 1893 ईस्वी को विद्यार्थी काल में ही अपने 2 सहयोगियों राम नारायण मिश्रा और ठाकुर शिव कुमार सिंह की सहायता से ये नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। कौन सी? नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की और अंत में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, फिर देखिएगा, काशी पहुंच गए। पहले काशी के स्कूल में जाकर के वहां पर अध्यापन का कार्य किया था और उसके बाद ये लखनऊ आ गए थे। तो लखनऊ के किस विद्यालय में? अर्थात कालीचरण हाई स्कूल कॉलेज था, उस हाई स्कूल में ये प्राध्यापक हो गए थे। और इसके बाद ये सन 1893 ईस्वी में ये अपने मित्रों के साथ रामनारायण मिश्रा और ठाकुर शिव कुमार सिंह की सहायता से नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की और अंत में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष बन गए और अवकाश ग्रहण करने तक, अर्थात ये रिटायरमेंट, मतलब अवकाश ग्रहण करने का तात्पर्य आप जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में आप सेवा से, मतलब एक तरीके से सेवा करते करते जब इनका रिटायरमेंट होता है तो सेवानिवृत्ति, अर्थात सेवा से निवृत्त होने तक ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद पर रहे और इसी पद पर बने रहे। तब निरंतर कार्य करते रहने के कारण इनका स्वास्थ्य गिर गया, खराब हो गया और सन 1945 ईस्वी में इनका असामयिक स्वर्गवास हो गया, अर्थात इनकी असामयिक मृत्यु हो गई। अर्थात 1875 में पैदा हुए थे और सन 1945 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। तो इस तरह से एक पुनः रिवीजन कर लें। देखिएगा, जन्म 1875 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? काशी के एक प्रसिद्ध खत्री परिवार में इनका जन्म हुआ। बचपना इनका बहुत सुख और आनंद, बहुत ही अच्छे परिवार में इनका जन्म हुआ था, इसलिए सुख सौभाग्य इनको बहुत अच्छा प्राप्त हुआ और बहुत आनंद, हंसी खुशी के साथ इनका जीवन बचपना बीता। इनकी जो शिक्षा शुरू हुई वो संस्कृत की स्कूल से शुरू हुई थी। इसके बाद ये परीक्षाएं पास करते हुए और सन 1875 में इनका जन्म हुआ और 1897 ईस्वी में इन्होंने बीए पास किया। इसके बाद फिर ये चंद्रप्रभा प्रेस में ये 40 रुपये में नौकरी करने लगे और इसके बाद ये पुनः काशी हिंदू स्कूल है, वहाँ पर 1899 ईस्वी में प्राध्यापक हो गए और 1893 ईस्वी तक ये, मतलब वहाँ पर बने रहे। उसके बाद वहाँ से चले आए और लखनऊ के कालीचरण स्कूल में प्राध्यापक हो गए थे। 9 वर्ष तक यहाँ सेवा की। इसके बाद 16 जुलाई सन 1893 ईस्वी में को विद्यार्थी काल में ही इनके 2 जो मित्र थे वो
राम नारायण मिश्रा जी और ठाकुर शिव कुमार सिंह की सहायता से इन्होंने काशी नगरी प्रचारणी की स्थापना की और अंत में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष रहे और विभागाध्यक्ष पर सेवा करते हुए इसी पद पर निरंतर कार्य करते रहने के कारण इनका जो स्वास्थ्य खराब हो गया तो ये सन 1945 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। ये पुनः आपने रिवीजन कर लिया है। तो आइए अब इनके बारे में और अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं। ये इनका जीवन परिचय रहा। आज जीवन परिचय के साथ देखिएगा कुछ और आपको। श्याम सुंदर दास जी ने अपने जीवन के 50 वर्षों में अनवरत रूप से हिंदी की सेवा करते हुए उसे कोश, इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा, विज्ञान, शोध कार्य, उपयोगी साहित्य, पाठ्य पुस्तक और संपादित ग्रंथों आदि से समृद्ध किया। अब किन किन क्षेत्रों में इन्होंने रचनाएं की हैं उन क्षेत्रों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। इन्होंने देखिएगा कोश शब्द का आता है शब्दकोश, अर्थात जिन्हें माने जिसको एक डिक्शनरी जिसे हिंदी में अंग्रेजी में कहते हैं। इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा, विज्ञान, शोध कार्य अर्थात इन्होंने रिसर्च का कार्य भी किया और उपयोगी साहित्य भी लिखा, पाठ्य पुस्तकें भी लिखी इन्होंने, संपादित ग्रंथ आदि से इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्धशाली बनाया। उसके इस महत्व की प्रतिष्ठा की और इसकी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाया। उसे खंडहरों से उठाकर विश्वविद्यालय के भव्य भवनों में प्रतिष्ठित करने का कार्य भी श्याम सुंदर दास जी ने किया। वो अन्य भाषाओं के समकक्ष बैठने की अधिकारिणी हुई। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि से विभूषित किया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि देकर के इनकी साहित्यिक सेवाओं की महत्ता को स्वीकार किया। ये इनका साहित्यिक सेवा में योगदान रहा। और आगे देखिएगा इसी के साथ ये प्रश्न नंबर 2 में इसी में आपसे पूछा जाता है, जो अभी आपने देखा वो प्रश्न नंबर 2 वहीं से शुरू होता है। साहित्य सृजन संबंधी सेवाएं भी इन्होंने की हैं। देखिएगा इन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार के साथ बाबू श्याम सुंदर दास जी ने आजीवन साहित्य रचना की है। अर्थात ये जब से हिंदी विभागाध्यक्ष रहे और तभी से साहित्य की रचना करते रहे। अर्थात ये एक तरीके से प्राध्यापक जब रहे काशी, ये कालीचरण हाई स्कूल के प्राध्यापक रहे लखनऊ में, तब से इन्होंने साहित्यों की रचना शुरू की थी और वहीं पर इन्होंने काशी नगरी प्रचारणी की स्थापना भी की थी। तो इनका जो साहित्य सृजन था किन किन क्षेत्रों में किया गया था, देखिए प्राचीन ग्रंथों की खोज की इन्होंने और हिंदी में अनुपलब्ध जो साहित्य पर आधारित रचनाओं का सृजन एवं प्रोत्साहन भी किया। नवीन और मौलिक साहित्य का सृजन किया है। छात्रों के लिए उपयोगी साहित्य की रचना की इन्होंने। देखिए छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी साहित्य की रचना की। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने नागरिक प्रचारणी सभा के माध्यम से कई ऐसी पुस्तकों को खोज निकाला जो अभी तक उपलब्ध ही नहीं थी। उन्होंने दक्षता के साथ उनका संपादन भी किया और बड़ी ही विद्वता के साथ इन पुस्तकों की समीक्षा भी प्रस्तुत की है। बाबू श्याम सुंदर दास जी ने हिंदी शब्द सागर और वैज्ञानिक कोश भी तैयार किया और इस प्रकार से उन्होंने सर्वप्रथम ऐसे ग्रंथों की रचना की जो अभी तक हिंदी में अनुपलब्ध थे। अर्थात हिंदी में ऐसा साहित्य नहीं था जैसी रचना साहित्य की रचना बाबू श्याम सुंदर दास जी ने की थी। हिंदी शब्द सागर हिंदी का एक ऐसा शब्दकोश है जिसमें हिंदी के शब्दों का संग्रह व्यापकता के साथ किया गया है। अर्थात ये बहुत बड़ा शब्दकोश है। इसमें शब्दार्थ अर्थात मीनिंग ये जिसे डिक्शनरी है। डॉक्टर बाबू श्याम सुंदर दास जी ने से पूर्व उच्च कक्षाओं में पढ़ाए जाने योग्य पाठ्यक्रम अर्थात ग्रंथों का अभाव था। सर्वप्रथम बाबू श्याम सुंदर दास जी ने ही इस प्रकार के साहित्य और आलोचना संबंधी ग्रंथों की रचना की है। और इसी के साथ ही डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने अंग्रेजी के भी विद्वान थे। ये संस्कृत और हिंदी और अंग्रेजी के भी विद्वान थे। उन्होंने अंग्रेजी के ग्रंथों का भी अध्ययन करके आलोचना, इतिहास, काव्य और साहित्य संबंधी पुस्तकों की रचना की थी। साहित्य लोचन आपसे पूछा जाता है, एक एक नंबर का भी प्रश्न आपके पूछ लिया जाता है। साहित्य लोचन के रचनाकार कौन हैं, तो आप क्या बताएंगे? साहित्य लोचन के रचनाकार बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। इसी प्रकार भाषा विज्ञान की रचना किनकी है, तो आप बताएंगे भाषा विज्ञान की रचना बाबू श्याम सुंदर दास जी ने की है। उनकी इस प्रकार की ऐसी ये पुस्तकें हैं। और इनके साथ ही श्याम सुंदर दास जी ने हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास की भी अर्थात हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास की रचना भी की है। बाबू श्याम सुंदर दास जी का साहित्यिक सेवाओं की प्रशंसा करते हुए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वयं लिखा था। क्या कहा था? मातृभाषा के प्रचारक अर्थात ये मातृभाषा के प्रचारक भी थे। विमल बीए पास मातृ बीए किया था और सौम्यशील निधान बाबू श्याम सुंदर दास, सौम्यशील निधान बाबू श्याम सुंदर दास।
इस पर इन्होंने इनकी प्रशंसा करते हुए लिखा। तो आइए अब जो हमारे इनके बाबू श्याम सुंदर दास जी ने हैं, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, इनकी रचनाओं का हम अध्ययन करते हैं। पहला देखिएगा, इन्होंने निबंध भी लिखा है, गद्य कुसुमावली इन्होंने निबंधों का संग्रह है और इन्होंने बहुत से अच्छे सुंदर सुंदर इसमें निबंध लिखे हैं। उसमें विविध विषयों पर आधारित निबंध यहाँ पर संकलित हैं गद्य कुसुमावली में। नागरिक प्रचारणी पत्रिका में भी इनके निबंध प्रकाशित होते रहे हैं। आलोचनात्मक ग्रंथ की रचना, साहित्य लोचन, गोस्वामी तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रूपक रहस्य, ये व्यवहारिक और सैद्धांतिक समीक्षा पर आधारित महत्वपूर्ण और उच्च कोटि की रचनाएं हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रूपक रहस्य के लेखक कौन है, तो आप क्या बताएंगे? रूपक रहस्य के लेखक बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में भी आपने रचना की है। भाषा विज्ञान और भाषा, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा विज्ञान पर आधारित ये प्रथम कृतियां भारतेंदु बाबू श्याम सुंदर दास जी ने की हैं। इसके साथ ही संपादन का क्षेत्र में भी बाबू श्याम सुंदर दास जी पीछे नहीं रहे। हिंदी शब्द सागर, वैज्ञानिक कोश और हिंदी कोविद रत्नमाला मनोरंजन पुस्तक माला और पृथ्वीराज रासो, नाचकेतुपाख्यान, छत्र प्रकाश, वनिता विनोद, इंद्रावती, हमीर राशो, देखिए बहुत अच्छा लिखा, हमीर राशो, शकुंतल नाटक, देखिए शाकुंतलम नाटक है, उत्तर ये रामचरितमानस, दीनदयाल गिरी की ग्रंथावली, मेघदूत, परमाल राशो। उन्होंने नागरिक प्रचारणी पत्रिका का भी बहुत समय तक संपादन का कार्य किया है। तो इन्होंने इसके बहुत अच्छे लेख इन्होंने नागरिक प्रचारणी सेवा, जो नागरिक प्रचारणी जो पत्रिका निकलती थी, उस पत्रिका में आप ये रचनाओं पर आधारित बहुत से लेख इन्होंने लिखे हैं। इस प्रकार से बाबू श्याम सुंदर दास जी का जो साहित्यिक परिचय था उसका आपने अध्ययन किया। अब आपका बाबू श्याम सुंदर दास जी की शैलीगत विशेषताएं, भाषागत विशेषताओं का अध्ययन करना है, तो इस पर आइए जुड़ते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास जी ने, देखिए अभी दो प्रश्न आपने अध्ययन किया, बाबू श्याम सुंदर दास जी का जीवन परिचय, दूसरा प्रश्न बाबू श्याम सुंदर दास जी का साहित्यिक योगदान एवं उनकी रचनाएं, और तीसरा प्रश्न अब आप अध्ययन करेंगे बाबू श्याम सुंदर दास जी की भाषा शैली और उनकी साहित्यिक भाषागत विशेषताएं। तो आइए, भाषा शैली कैसी है? बाबू श्याम सुंदर दास जी ने गंभीर विषयों पर साहित्य सृजन किया है। उनके ग्रंथ स्फुट और निबंध बहुत ही गंभीर विषयों पर आधारित थे। इनकी भाषा और शैली प्रायः तत्सम शब्द प्रधान थी। कैसे थे? तत्सम शब्द प्रधान, विवेचनात्मक, गवेषणात्मक, और इनकी भाषा शैली की विशेषताओं का निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1 पे आप देखेंगे भाषा संबंधी समस्याएं, ये भाषा संबंधी विशेषताएं। बाबू श्याम सुंदर दास जी ने अपनी भाषा का गठन विषयों के अनुकूल किया है। जिस प्रकार से इनके ग्रंथों और निबंधों के विषय बहुत गंभीर है, उसी प्रकार से इनकी भाषा में भी गांभीर्य है। विषय की दृष्टि से इनकी भाषा को निम्नलिखित 2 वर्गों में विभाजित किया गया। नंबर, शुद्ध साहित्यिक भाषा, अर्थात शुद्ध साहित्यिक भाषा इस प्रकार ये भाषा का जो प्रयोग है इनके साहित्यिक ग्रंथों में हुआ है, साहित्यिक ग्रंथों में हुआ है। ये भाषा साहित्यिक और बहुत ही गंभीर है और इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता रही है। संस्कृत की कोमल कांत पदावली का भी प्रयोग किया है, पर्याप्त मात्रा में आपने इसका प्रयोग किया है। संस्कृत के इनकी संस्कृत निष्ठ शब्दावली में भी सरसता और गंभीरता के साथ साथ देखी जा सकती है। तो इसी के साथ नंबर 2 आप देखिएगा, सरल तथा व्यवहारिक भाषा का भी आपने प्रयोग किया है। इस प्रकार भाषा इनके स्पष्ट निबंधों में मिलती है। इस भाषा का गठन प्रचलित और व्यवहारिक शब्दों पर आधारित है। लेखक ने उर्दू तथा फारसी के शब्दों का प्रयोग प्रायः इन्होंने नहीं किया। लेखक ने उर्दू तथा फारसी के शब्दों का ही प्रयोग नहीं किया, प्रचलित विदेशी शब्दों को हिंदी जैसा बना करके ही उसका प्रयोग किया गया है। बाबूजी ने पहली बार हिंदी को इस योग्य बनाया कि वो बिना किसी विदेशी भाषा की सहायता के भाव अभिव्यक्ति में पूर्ण समर्थ हो सके। शैलीगत विशेषता, आइए अब हम अध्ययन करते हैं बाबू श्याम सुंदर दास जी की शैली की क्या विशेषताएं हैं। तो आप देखिएगा नंबर शैलीगत विशेषताओं में बाबू श्याम सुंदर दास जी ने अपने रचनाओं में गंभीर व्यक्तित्व के अनुरूप गंभीर विषयों के प्रतिपादन में शैली की गंभीरता को बनाए रखा। और सबसे पहली विशेषता इनकी रही विवेचनात्मकता, अर्थात इनकी विवेचनात्मक शैली थी। विवेचनात्मक शैली का प्रयोग करते हुए बाबू श्याम सुंदर दास जी ने अपने विचारात्मक निबंधों में किया है। इस शैली की भाषा में विषयों के अनुकूल, जो विषय जिस विषय पर ये निबंध लिखते थे उस विषय के अनुकूल बहुत ही गंभीरता विद्यमान है और विषयों के संपादित के
विषयों के प्रतिपादन के समय लेखक ने भाषा को सरस और प्रवाहपूर्ण बनाए रखा है, जैसा कि आप ये छोटा सा उदाहरण आप देख रहे हैं। तो दूसरा आप देखते हैं साहित्य समीक्षात्मक, अर्थात बाबू श्याम सुंदर दास ने समीक्षात्मक शैली का प्रयोग किया है, अर्थात एक आलोचक तथा निबंधकार के रूप में इनका अधिकार बहुत ही मुखर हुआ और इन्होंने आलोचनात्मक विषयों की समीक्षा इसी शैली में की है। विचारों के पूर्ण रूप से अभिव्यक्त न हो पाने के कारण कहीं कहीं पर भाषा अधिक बोझिल सी हो गई है। उन्होंने विचारों के स्पष्टीकरण को कहीं कहीं तर्क और गंभीर और अधिक उपयुक्त अधिकता प्रदान की है, अर्थात गंभीर की अधिकता प्रदान की है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण द्रष्टव्य है, जिस प्रकार से गोस्वामी जी का जीवन राममय था, उसी प्रकार उनकी कविता भी राममय थी, अर्थात कविता और उनके जीवन में राममय देखा गया है। श्री रामचरित्र की व्यापकता में उनने अपनी कला के संपूर्ण कौशल के विस्तार का सुयोग्य प्राप्त था और उसी में उन्होंने अपनी सूक्ष्म परिवीक्षण शक्ति का भी परिचय दिया है। आपने यहाँ गंभीरता से इसका अध्ययन किया है। तीसरा देखिएगा, पहला आपने देखा ये दूसरा समीक्षात्मक, और इसके पहले जो शैली आपने देखा कि विवेचनात्मक थी, विवेचनात्मक शैली, समीक्षात्मक शैली, और अब आप देखेंगे गवेषणात्मक शैली। ये गवेषणात्मक शैली कैसी होती है? शोधपरक शैली थी, अर्थात आपने के जो वैचारिक गंभीरता विद्यमान है, आपकी शैली में वैचारिक गंभीरता विद्यमान है। बाबू श्याम सुंदर दास जी ने इसमें विशुद्ध तत्सम शब्द प्रधान भाषा का प्रयोग किया है। गवेषणात्मक विवेचना में प्रायः जटिलता भी देखने को मिलती है, अर्थात इन्होंने कुछ कठिन शब्दों का भी प्रयोग किया। जैसे आध्यात्मिकता की अधिकता होने के कारण हमारे साहित्य में एक ओर तो पवित्र भावनाओं और जीवन संबंधी गहन तथा गंभीर विचारों की प्रचुरता हुई है, और दूसरी ओर साधारण लौकिक भावों तथा विचारों का विस्तार अधिक नहीं हुआ है, अर्थात ये गवेषणात्मक शैली का एक छोटा सा उदाहरण था। इसी प्रकार से अब आप देखेंगे भावात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है और विवरणात्मक शैली का भी प्रयोग आचार्य बाबू श्याम सुंदर दास जी ने अपनी रचनाओं में किया है। तो देख रहे हैं गंभीरता के साथ साथ प्राय भावात्मक देखने को नहीं मिलती है, परंतु बाबू श्याम सुंदर दास जी ने अपने गंभीर लेखों में भावात्मकता का भी पुट दिया है। और ऐसे कई ये छोटा सा उदाहरण द्रष्टव्य है, जैसे कि उन्होंने लिखा कि भारत की हिमाच्छादित शैलमालाओं पर संध्या की सुनहली किरणों की सुषमा देखी है, अर्थात ये भावात्मक है। किस प्रकार से आपने शैलों की मालाओं को देख करके और उसमें जो सुनहली उनकी सुंदरता का संध्या की सुंदरता का निरूपण करते हुए उन्होंने उसका कैसा वर्णन किया है, और उन्होंने अनुभव किया कि जिनने घनी अमराइयों की छाया में कल कल ध्वनि से बहती हुई निर्झरणी तथा उनकी समीपवर्ती लताओं की बसंत श्री देखने का अवसर मिला है। साथ ही जो यहाँ के विशालकाय हाथियों की मतवाली चाल देख चुके हैं, उन्हें अरब के उपरयुक्त वस्तुओं में सौंदर्य तो क्या उल्टे नीरसता, शुष्कता और भद्दापन ही मिलेगा, अर्थात जिन्होंने इस हिमालय पर्वत में इसकी तलहटी का जो मतलब इसका मनोरम दृश्य देख लिया है, उनके लिए अरब की सारी वस्तुएं उनको नीरसता, शुष्कता और भद्दापन महसूस करती हैं। यहाँ पर उनकी भावात्मकता का प्रतीक है, अर्थात भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। इसके साथ ही आपने विवरणात्मक शैली का भी प्रयोग किया। बाबू श्याम सुंदर दास जी ने मेरी आत्मकहानी तथा अन्य जीवनी परक निबंधों में विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, और ये शैली बहुत ही सरल है। इसमें बहुत वाक्य, छोटे छोटे वाक्य होते हैं, बहुत छोटे छोटे वाक्य होते हैं, भाषा बहुत ही प्रभावपूर्ण होती है। संक्षेप में आप कह सकते हैं कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक सफल एवं प्रौढ़ निबंधकार थे। क्या थे? एक निबंधकार, शुद्धि समीक्षक एवं हिंदी के समर्पित साहित्यकार थे, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उनको मातृभाषा का इसीलिए प्रचारक जो कहा, बहुत ही उचित कहा था। इस प्रकार से आपने बाबू श्याम सुंदर दास जी के जीवन पर आधारित उनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय और उनकी भाषागत शैलीगत विशेषताओं का आपने अध्ययन किया है। और अब आप इसी के साथ ही हमारा आज का ये जो क्लास है वो समाप्त हो रही है, और आज सभी को हम अगले जो लेक्चर होगा उसमें मिलेंगे। आप लोग पढ़ करके आइएगा। भारतेंदु वो
भारतीय साहित्य की विशेषताएं, इस पाठ को हम व्याख्या करेंगे और इसका संदर्भ प्रसंग भी बताएंगे। तो इसको पूरे पाठ को आप पढ़ करके आइए और इनके जीवन परिचय के संबंध में यदि कहीं कोई कमेंट से कोई जानकारी लेना है, तो आपको कहीं कठिनाई महसूस हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट करिएगा। और इसी के साथ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। और तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। और इसी के साथ ये आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।